बीच में है तो भूल के भी गलती से भी किसी के कहने पर ऑक्सीजन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऑक्सीजन तब ली तो आप अपने फेफड़ों को कमजोर करेंगे, मने कि फेफड़ों को। अगर आपका लेवल 70 के नीचे है, अस्पताल आपको नहीं लेगा, ये डॉक्टरों से साफ साफ कह दिया गया है। यही वजह है कि गेट से लौटा देते हैं उंगली से नाप के। 70 के नीचे है, इसका मतलब कि मरीज केवल आईसीयू में बचेगा और कहीं नहीं बचेगा, और आईसीयू भरे हुए हैं, इसलिए डॉक्टरों के पास अब और ज्यादा रास्ता नहीं रह गया है। 70 अगर आपने घर पे कर लिया तो फिर पूजा पाठ भी वहीं करवा लीजिए, क्योंकि अब वो बचने वाला नहीं है। मुस्लिम औरतों में कोरोना का संक्रमण कम देखा गया है, कि केवल भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात हो रही है। मुस्लिम्स में वैसे भी थोड़ा सा कम देखा गया है, इसलिए नहीं कि कोई धर्म का मामला है, इसलिए कि उनमें एक विटामिन होता है, उनके खान पान में एक विटामिन होता है जो कोरोना से लड़ने की बेहतर शक्ति देता है। उस पे आएंगे। मेरे पास दिन रात फोन आ रहे हैं कि भैया अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, या ऑक्सीजन कहीं से दिलवा दीजिए, या दवा कहीं से दिलवा दीजिए। जितना बन पाता है वो हम कर देते हैं, लेकिन आप एक बात समझ लें कि डॉक्टरों को, भारत में डॉक्टरों को एक बहुत क्लियर गाइडलाइन दी गई है। अगर आपको वो गाइडलाइन पता हो जाएगी तो आपको पता रहेगा कि आपका मरीज अस्पताल में लिया भी जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, और कब जाना है तो सुरक्षित रहेगा। जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, और कब जाना है तो सुरक्षित रहेगा। सबसे जरूरी है आप समझ लें कि ये एक महामारी है और 80% लोगों को कोरोना होगा। ये बात मैं पिछले 8 महीने से कह रहा हूं, तो अब शायद आपको दिख भी रहा होगा। 80% लोगों को कोरोना होगा, माने 100 में 80 को होगा, और 80 में 3 मर जाएंगे। तो इस चीज को आप मान लें। लेकिन भारत में मरने वालों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि भारत का स्वास्थ्य विभाग लगभग खत्म हो गया है। तो अब आप क्या करें, डॉक्टरों को साफ साफ क्लियर लाइन दी गई है कि जिनका भी ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन का लेवल 70 से नीचे दिखा रहा है, उनको आपको नहीं एडमिट करना है, क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा हो गई है। तो अब सिर्फ उन्हीं को एडमिट किया जाएगा जिनके बचने के चांस ज्यादा हैं। जिनके बचने के चांस कम हैं, उनके ऊपर जुआ, उनके ऊपर रिस्क नहीं लिया जाएगा। तो आपका लेवल 70 से कम हो, उससे पहले आपको पहुंचना है। तो 3 बातें ख्याल रखिएगा। घर के अंदर ऑक्सीमीटर, या परिवार के अंदर ऑक्सीमीटर या कोरोनामीटर होना लाजमी है। ये घर में रखिए, ये आपकी संजीवनी बूटी हो सकता है, ये आपकी जान बचा सकता है। पहली चीज, अगर आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा 99 से 95 के बीच में है, तो भूल के भी गलती से भी किसी के कहने पर ऑक्सीजन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऑक्सीजन तब ली तो आप अपने फेफड़ों को कमजोर करेंगे, मने कि फेफड़ों को बिना काम किए हुए एक ऑक्सीजन मिल रही है तो उनको उस ऑक्सीजन की आदत पड़ जाएगी, और जैसे ही आप सिलेंडर निकालेंगे तब आपके फेफड़े उतना बेहतर काम नहीं कर रहे होंगे। इसलिए 95 तक कोई ऑक्सीजन नहीं लेनी है। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर आपका लेवल 95 से नीचे 94 पहुंच रहा है, सीढ़ी जीना उतरने चढ़ने में ऊपर नीचे होता है, तो अब आप सिलेंडर खोजना शुरू करिए या तैयारी करिए। अगर आपका लेवल 93 के आसपास पहुंच रहा है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, और बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसा नहीं कि पूरा कौवा खोल दिया, ऐसा भी नहीं है। तो 93 से आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, और 93 से 90 तक, ये नंबर जो है 93 से 90 तक ही आप घर में उसको ठीक से बना पाएंगे। उसके बाद ये आपके बस की बात नहीं है। तो अगर आपके मरीज के खून में ऑक्सीजन की मात्रा 90 के आसपास पहुंच रही है, इसका मतलब ये है कि अब आप अस्पताल की तैयारी करिए। घर पे काम नहीं बनेगा 90 के नीचे, क्योंकि अब आपके फेफड़े संक्रमित हो चुके हैं। इसका मतलब, क्योंकि अगर संक्रमित नहीं हुए होंगे तो आपका लेवल 94 के नीचे जाएगा ही नहीं।
वो रहेगा फिर 99 से 96 के बीच में। तो 99 से 96 संक्रमण फेफड़े में नहीं फैला है, शरीर अभी बचा ले जाएगा। 95 से 93 तक आप घर में अपना सब टोटका करिए जो करना है। काढ़ा मत पीजिए शक्कर वाला, बिना शक्कर वाला पीजिए। उसके बाद अगर आपका 90 से नीचे आ रहा है तो अस्पताल की तैयारी करिए। 90 से 75 के बीच में ही अस्पताल आपको बिना आईसीयू में रखे हुए बचा पाएगा। अगर आप 70 के नीचे जा रहे हैं, आपका मरीज 70 के नीचे जा रहा है, तो अब आपको आईसीयू की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, और वो इतने में नहीं है। 1 साल पूरा समय मिल गया था, $2 बिलियन कर्जा मिला था आईसीयू और अस्पताल बनाने के लिए। उसका हिसाब बाद में होगा, पहले जिंदगी बचाइए। अगर आपका लेवल 70 के नीचे है, अस्पताल आपको नहीं लेगा। ये डॉक्टरों से साफ साफ कह दिया गया है। यही वजह है कि गेट से लौटा देते हैं उंगली से नाप के। 70 के नीचे है, इसका मतलब कि मरीज केवल आईसीयू में बचेगा और कहीं नहीं बचेगा। और आईसीयू भरे हुए हैं, इसलिए डॉक्टरों के पास अब और ज्यादा रास्ता नहीं रह गया है। 70 अगर आपने घर पे कर लिया तो फिर पूजा पाठ भी वहीं करवा लीजिए, क्योंकि अब वो बचने वाला नहीं है। अगर आपको ये मंत्री, मिनिस्टर, आईएएस, पीसीएस या 5-7 लाख रुपया पर डे के हिसाब से खर्च करने वाले नहीं है, तो वो नहीं बचेगा। इसका मतलब ये है कि पहले, दूसरे, तीसरे दिन से ही आपको पूरे परिवार की देखभाल करनी है, अकेले मरीज की नहीं। ज्यादातर देखा गया है कि मरीज बच जाता है और तामीरदारी जो कर रहे हैं, जिन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा, उनका काम लग जाता है, क्योंकि उसने अपना ध्यान वहां पर नहीं रखा। तो पूरे परिवार को अपना ये ऑक्सीमीटर का ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, भारत में एक बहुत खराब चीज चल रही है कि एसी में बैठ के अप्रैल मई के महीने में काढ़ा पीते हैं। काढ़े से कोरोना की खांसी का कोई संबंध नहीं है। कोरोना की खांसी जो होती है वो फेफड़े में इन्फेक्शन की वजह से होती है। कोरोना का इन्फेक्शन फेफड़े में होता है, जिससे आपका फेफड़ा ऑक्सीजन नहीं छान पाता है। काढ़ा आपका गले से होता हुआ पेट में जाता है, काढ़ा फेफड़े में नहीं भरता है। कोरोना का इन्फेक्शन फेफड़े में होता है, जिससे आपका फेफड़ा ऑक्सीजन नहीं छान पाता है। काढ़ा आपका गले से होता हुआ पेट में जाता है, काढ़ा फेफड़े में नहीं भरता है। काढ़ा अगर बिना पिए आपका मन नहीं मान रहा है या आयुर्वेद आपको नहीं मनवा रहा है, तो भैया उसमें शक्कर मत डालो, बाकी चाहे जो कर डालो, ठीक है। तो काढ़े का हिसाब किताब समझ लिए। काढ़ा आपके गर्दन से होता हुआ पेट में जाता है, फेफड़े में कहीं से कुछ नहीं करता है। तो ये बिल्कुल आप साफ साफ क्लियर कर लीजिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि भैया मुसलमानों को कोरोना की समस्या कम क्यों है। ये मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन भारत में भी आप देखेंगे अब तो चिताएं सड़क किनारे भी जलने लगी हैं। कितनी चिताएं मुसलमानों की जल रही हैं, ख्याल करिएगा। कोरोना से लड़ने में जिन वाइटामिन का बड़ा हाथ होता है, उनमें सबसे विशेष वाइटामिन होते हैं विटामिन B1, B2 और B5। B1, B2 और B5 औरतों और बच्चों में, बच्चे का मतलब कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा होता है। 13 साल तक बच्चों में माँ के हार्मोन्स का असर ज्यादा होता है। 13 साल के बाद बच्चे बड़े होने लगते हैं, जिनको अंग्रेजी में प्यूपर्स कहा जाता है। मतलब कि जब उनके अंदर सेक्स ग्रंथियां उनकी डेवलप होने लगती हैं, तो जो हार्मोन्स वो अपनी माँ को लेके पैदा होते हैं, वो धीरे धीरे बदलने लगते हैं और वो अपने हार्मोन्स बनाने लगते हैं। इसलिए 13 साल तक के बच्चों में और हर औरत में, इसीलिए औरतें बीमार कोरोना से कम होती हैं। नौजवान औरतें बहुत कम होती हैं, लेकिन औरतें कम होती हैं पुरुषों के मुकाबले। तो बच्चों में, 13 साल से कम उम्र के बच्चों में और औरतों में इस तरह के विटामिन को बनाने की क्षमता ज्यादा होती है। और ये विटामिन B1, B2 और B5, इसका मुख्य स्रोत जो होता है वो होता है मछली का मांस, बीफ, या कोई भी चौपाया बड़ा जानवर, जिसे बड़े का गोश्त भी कहते हैं या भैंसे का गोश्त भी कहते हैं, उन जानवरों की चर्बी में इसका स्रोत ज्यादा होता है। तो ज्यादातर जो मुस्लिम लोग हैं वो बड़े का गोश्त यानी भैंसे का गोश्त या बीफ का गोश्त ज्यादा खाते हैं, और उनका जो मीट खाने का तरीका है वो दूसरे धर्मों के मीट खाने के तरीके से अलग है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा तेल में नहीं पकाते हैं। वो उनके लिए खिचड़ी, रोटी, दाल, भात, चटनी है।
जो आपके लिए बड़ा 56 भोग हो जाता है, चिकन बन गया, चिकन बन गया, चिकन बन गया। चिकन तभी तक अच्छा है जब तक कि उसमें तेल नहीं पड़ा है। जहां आपने तेल डाल दिया फिर तो तेल की सब्जी है, चिकन कहाँ है? चिकन तो खाली बस दिखाने और सुखाने भर के लिए है। तो स्टडीज में ये पाया गया है कि मोस्टली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम आबादी है, वहां पर अभी तक के कोरोना का इफेक्ट कम है तो, लेकिन कम है। ज़्यादातर उन मुस्लिम्स में ये इफेक्ट ज़्यादा है जो बहुत ज़्यादा तेल मसाला वगैरह खाते हैं। लेकिन मुस्लिम और औरत ये एक डबल कम्युनिकेशन है, एक तो लेडी जो अच्छी तरीके से विटामिन बना लेती है और दूसरा जिसको इस तरह की मीट की सप्लाई मिलती है। अब आते हैं दूसरी बात, फाइजर ने एक बहुत बड़ी गोली दी है भारत सरकार को। गोली ये दी है कि भारत सरकार इस चक्कर में थी कि फाइजर जो दुनिया की नंबर 1 वैक्सीन है अभी तक है, जिसमें 95% लोगों को फायदा होता है। अपने यहाँ जो भारत की वैक्सीन है उसका भी रिजल्ट आ गया है, 72% लोगों को फायदा होता है। तो जो फाइजर है, भारत सरकार चाहती थी कि फाइजर को बेचा जाए भारत में और फाइजर के नाम पे लोग खरीदेंगे उसको, हर अमीर आदमी खरीदेगा। फाइजर ने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, उसमें यह कहा है कि फाइजर भारत में अपनी वैक्सीन देने को तैयार है, लेकिन वो सरकार को देगी, किसी भी प्राइवेट संस्था को नहीं देगी और अपनी दी हुई वैक्सीन पर कोई मुनाफा नहीं कमाएगी। ये फाइजर ने लिखित रूप से कहा है कि फाइजर अपनी तरफ से वैक्सीन पर कोई भी मुनाफा नहीं कमाएगी। यानी कि फाइजर सरकार को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जितने में फाइजर बन रही है, €3.50, मतलब भारत के रुपए के हिसाब से 195 रुपए में भारत सरकार को फाइजर ये वैक्सीन दे देगी। फाइजर ने कहा है कि सरकार उस पर टैक्स लगाना चाहती है, मुनाफा कमाना चाहती है, ये सरकार का काम है, लेकिन वो प्राइवेट संस्थाओं को वैक्सीन नहीं देंगे। प्राइवेट संस्थाएं भारत सरकार से ही खरीद के आप लोगों का खून चूस सकती हैं, लेकिन सीधे फाइजर से आपका खून नहीं चूसा जाएगा। उसमें सरकार सख्ते में आ गई, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि उनके पास भारतीय वैक्सीन के अलावा और कोई वैक्सीन हो, क्योंकि भारतीय वैक्सीन भी उन्होंने 1 मई से महंगी कर दी है। भारतीय वैक्सीन जो आपके यहाँ वैक्सीन में चल रही है दोनों, 1 मई से ये वैक्सीन 3 गुनी महंगी हो रही हैं। सरकारी अस्पताल में जो वैक्सीन लगेगी वो 400 रुपया प्लस में लगेगी, जो अभी फ्री में लग रही है, और प्राइवेट अस्पतालों में जो वैक्सीन लगेगी वो 600 रुपया प्लस में लगेंगी, जो अभी आपको शायद 250 में लग रही है। तो 3 गुना महंगा 1 तारीख से हो रहा है। तैयार हो जाइए उसके लिए भी। फाइजर ने कहा है कि हम लोग अपनी वैक्सीन $3.50 में, यानी कि लगभग 190 रुपए में सरकार को दे देंगे। अब आपको जितने में भी मिल रही होगी, आप समझ लीजिए कि सरकार आपसे या आपके ऊपर कितना फायदा कमाएगी, और उसके बदले में जैसे पेट्रोल महंगा करके, सारी चीजें महंगी करके आपको इतनी बढ़िया सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं आपको दी हैं, जिसका मजा आप ले रहे हैं, चिताएं सड़कों पर जल रही हैं, तो अब समझिए हम लोग किस रास्ते पे जा रहे हैं। बाकी जैसा आप लोग ठीक समझें वैसा करें, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। और मेरे लायक कोई सेवा हो, हम लोग कुछ कर सकें तो बताइए, कुछ सुझाव दीजिए। हम लोगों को अंदाज़ा था कि लॉकडाउन लगेगा, हम लोगों को अंदाज़ा था कि प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ख़राब हैं, इसका अंदाज़ा नहीं था। जब जिएंगे तभी ना मदद करेंगे। तो हम लोग इस समय काम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई जो फंसी पड़ी है उसको कैसे कुछ गांव देहात तक और बेहतर करें। रेड क्रॉस से हम लोग बात कर रहे हैं, और उसके अलावा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो जान बचाने वाली दवाएं हैं, खास तौर पर पैरासिटामोल को कैसे गांव देहातों में फ्री बंटवाएं। कुछ गांव देहातों में बहुत छोटे लोग हैं हम लोग, जो हमारा 3.5 लाख लोगों का परिवार है, उसी हिसाब से मदद हो पाती है। तो आपको सही लग रहा है, आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करिए, इस प्रोग्राम को शेयर करिए, क्योंकि ये प्रोग्राम किसी की जान बचा सकता है। आज का यहीं तक।